मैंने अभी एक लैपटॉप गाइड वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े एंड आई गॉट टू नो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कौन सा वाला लैपटॉप खरीदा जाए उस वीडियो को देखने के बाद। तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ ढूंढो अपना प्यारा लैपटॉप। एंड मैंने ऑलरेडी सारे लैपटॉप्स को टैग भी कर रखा है और उनकी बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, सो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड फटाफट हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव यूजर्स, क्रिएटिव यूजर्स एंड परफॉर्मेंस यूजर्स। प्रोडक्टिव यूजर्स, क्रिएटिव यूजर्स एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स। प्रोडक्टिव यूजर्स कौन होते हैं? मतलब स्कूल के जो डे टू डे टास्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करते हैं, थोड़ी बहुत कोडिंग कर ली या ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया या फिर वेब ब्राउजिंग कर ली और मीडिया कंज्यूम कर लिया। तो अगर आप इन लोगों में फॉल करते हो, आप प्रोडक्टिव यूजर हो। आपको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, क्रिएटिव यूजर्स। अब इनमें आते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, एडिटर्स, भले फोटो एडिटर हो या वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर। इनको एक बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए सीपीयू एंड जीपीयू का। अब देखो यहाँ पे 2 कैटेगरीज जा चुकी हैं, आपने दोनों को देख लिया। मैं अगर अभी बताऊं तो मेरी क्रिएटिव कैटेगरी आ जाती है क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी होती है एंड एट द सेम टाइम मुझे प्रोडक्टिविटी वाली कैटेगरी में भी आप डाल सकते हो क्योंकि मुझे ब्राउज करना पड़ता है, काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे बैटरी बैकअप भी अच्छी चाहिए। तो मैं अभी 2 कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी भी देखता हूँ, क्या मालूम चले मैं तीसरी कैटेगरी में भी फॉल कर जाऊँ, लेट्स सी। एंड साथ ही में इनको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए होती है। और फिर आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीपल। मतलब ये वो लोग हैं जो गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, एआई एमएल के मॉडल्स ट्रेन करते हैं, 3D ब्लेंडर पे काम करते हैं या हाई लेवल की वीएफएक्स या एनिमेशन करते हैं। तो देखो मैंने डिसाइड कर लिया है, इन 3 कैटेगरीज को अगर मैं देखूं तो मुझे भाई डेली टास्क करने हैं, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली करनी पड़ती है, वेब ब्राउजिंग करनी पड़ती है और मीडिया कंज्यूम करना पड़ता है। प्रोडक्टिव व्यूज़ में तो इतना है। एंड दूसरी चीज़ क्रिएटिव में अगर देखूं तो वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। तो देखो मैं प्रोडक्टिव में भी आ जाता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एंड उसी के साथ साथ मैं क्रिएटिव में भी आ जाता हूँ। परफॉर्मेंस वाले में मैं नहीं आता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रीम नहीं करता हूँ, एआई एमएल के मॉडल तो मैं बिल्कुल ट्रेन नहीं करता हूँ और 3D सॉफ्टवेयर में मेरा ऑलमोस्ट ना के बराबर का काम है। वीएफएक्स एनिमेशन करता हूँ बट इतने हाई लेवल की नहीं करता हूँ, तो गेमिंग भी मैं नहीं करता हूँ, तो मैं भी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव में ही फॉल करता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हो। आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो? और अगर मान लो आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हो तो जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसको कंसिडर करना। मतलब सबसे नीचे आएगी प्रोडक्टिविटी, फिर आएगी क्रिएटिव, फिर आएगी लास्ट में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे तीनों कैटेगरी की नंबरिंग बता दी है। फर्स्ट परफॉर्मेंस है, सेकंड क्रिएटिव है एंड थर्ड पे है हमारी प्रोडक्टिव कैटेगरी। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे क्रिएटिव को देनी पड़ेगी, ठीक है, एंड दूसरी प्रोडक्टिविटी को। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं क्रिएटिव कैटेगरी में ही फॉल करता हूँ, तो हम अभी क्रिएटिव कैटेगरी के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों एंटर करते हैं हम सीपीयू में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी, लेकिन मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखो इंटेल में i3, i5, i7, i9 आता है, राइजन में राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 एंड राइजन 9। इवन आजकल इंटेल में अल्ट्रा 5 और अल्ट्रा 7 भी आ गए हैं। लेकिन सिर्फ i3, i5, i7 से आप प्लीज़ अपना लैपटॉप डिसाइड मत करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, सिर्फ i3, i5, i7 देख के अपना लैपटॉप सही में डिसाइड मत करना। मैं आपको बताता हूँ आगे आप कैसे जान सकते हो कौन सा वाला सीपीयू आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया i5 13420H। अब i5 के आगे आपको 2 डिजिट्स नज़र आते हैं जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, वो है 13। ये जो 13 लिखा है ये है जनरेशन, ये जितना ज़्यादा उतना बेहतर। इंटेल में अभी ये चल रहा है भाई 14 जनरेशन पे, तो अभी के टाइम पे 12 जनरेशन या उसके ऊपर वाले सीपीयू ही कंसीडर करना है। याद रखना अभी ओनली 12th जेन एंड अबव, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 11 जेन नहीं लेना है। और अगर आप राइजन का सोच रहे हो तो बहुत ही सिंपल मामला है, राइजन में आप एटलीस्ट जो है 7000 सीरीज़ मान के चलो, ठीक है, 5000 सीरीज़ को थोड़ा इग्नोर करेंगे, एटलीस्ट 7000 सीरीज़, चाहे राइजन 5 में ले रहे हो चाहे राइजन 7 में ले रहे हो।
एंड उस जनरेशन के बाद अगर आप और थोड़े राइट में मूव करते हो तो आपको दिखेंगे और 3 डिजिट। ये बेसिकली आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस स्कोर है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे मान लो अगर i5 का 13420H है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे 13700H से, तो 700H आपके लिए बेटर रहेगा। अब अगर Ryzen में देखोगे तो लिखा रहता है Ryzen 7 7435HS या लिखा रहता है Ryzen 7 5700U। तो Ryzen 7 के बाद जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट टू राइट मूव करने में, ठीक है, वो है 7। दैट मीन्स ये 7000 सीरीज है। या फिर 5700U में आप देख सकते हो 5 सबसे पहला नंबर है, तो ये 5000 सीरीज है। अगर मान लो अभी लिखा रहता है 8840U, तो ये 8000 सीरीज है। और उसके बाद जो बाकी के डिजिट्स हैं हमारे लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम, वो अगेन परफॉर्मेंस स्कोर मान के चलो, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। अब दोस्तों अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 5 CPUs भी आ चुके हैं। देखो ये CPU पावरफुल भी हैं एंड एट द सेम टाइम ये आपकी बैटरी भी सेव करते हैं। तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी तगड़े CPUs हैं एंड इनको आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अब देखो, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला उसके अकॉर्डिंगली अभी जो मेरी सिचुएशन है, मैं फॉल करता हूँ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वाले कैटेगरी में, एंड हेंस मेरे को बैटरी बैकअप भी थोड़ी चाहिए, क्योंकि भाई प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए होती है बैटरी बैकअप। तो मुझे अभी अल्ट्रा सीरीज़ के CPUs ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अपने काम के लिए। बट अगेन ये मैंने अभी सोचा, मुझे नहीं मालूम है क्या प्राइस निकल के आने वाली है, उसको देखते हैं फटाफट। बट इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें सीरीज़ 1 आती है एंड सीरीज़ 2 आती है। लाइक अल्ट्रा 5 में 125H सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 शुरू होती है 225H से। तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा सीरीज़ बढ़ती जाएगी उतना बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलते जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, इन सब में स्नैपड्रैगन X Elite X Plus CPU भी आता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला मैंने, स्नैपड्रैगन वालों को अभी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है इन पर्टिकुलर CPU के साथ। एंड एट द सेम टाइम भाई ये इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं अगर मैं Ryzen और इंटेल के CPUs के साथ कंपेयर करूँ। तो आई स्टिल बिलीव इन दिस एंड इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कर दो, स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स को कंसीडर मत करो। अब आपने नंबर तो जान लिया, लेकिन एंड में एक सफिक्स लगा रहता है H, U, HX या फिर HS। इनमें से कौन सा वाला कंसीडर किया जाए? देखो U एंड P अगर लिखा है मतलब वो बैटरी ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, मतलब बैटरी बैकअप आपको बेस्ट मिलेगी, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगी, स्मूथ मिल जाएगी, डे टू डे टास्क के लिए ये बेस्ट है। एंड जितने भी हैंस प्रोडक्टिविटी यूजर्स हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए इस तरह के CPU या बोल सकते हो इस सीरीज के CPU बेस्ट रहेंगे। अगर मैं सिर्फ ऑनेस्टली अभी प्रोडक्टिव वाले कैटेगरी में फॉल करता ना, मैं पक्का P एंड U सीरीज लेता। मेरे में बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि भाई मैं H सीरीज या HX सीरीज की तरफ देखूं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो CPU होते हैं ये वाले U सीरीज के एंड P सीरीज के काफ़ी बेहतरीन होता है। मैंने बहुत सारे लैपटॉप टेस्ट कर रखे हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर आते हैं दोस्तों HS, H एंड HX पे। HS वाले H से थोड़े नीचे रहते हैं बट अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एंड बैटरी बैकअप डेफिनेटली थोड़ी कम देते हैं कंपेयर टू U एंड P। फिर हम आगे बढ़ते हैं और H पे चलते हैं। देखो H सीरीज आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे, बैटरी बैकअप डेफिनेटली HS से आपको कम मिलने वाली है एंड एट द सेम टाइम ये थोड़े गर्म भी होंगे क्योंकि ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं। सेम वे HX जो होते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन CPUs होते हैं लैपटॉप में, मॉन्स्टर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे आपको, बट एट द सेम टाइम बैटरी बैकअप सबसे कम एंड ये थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, समझ गए H, HS एंड HX में क्या फ़र्क रहता है जनरली। तो भाई मेरे यूज़ केस के लिए मैं H, S एंड H को भी मैं कंसिडर करूँगा, मैं HX को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि HX में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है नो डाउट, बट बैटरी बैकअप एकदम कम रहती है एंड वो गर्म भी होता है एंड मुझे ऐसा लैपटॉप नहीं चाहिए क्योंकि एडिटिंग के लिए HX सीरीज़ ज़रूरी नहीं है इतना। तो मैं H को कंसिडर करूँगा और जो हमारे अल्ट्रा सीरीज़ है उसमें भी H सीरीज़ के ही आते हैं और V सीरीज़ के आते हैं। V सीरीज़ बेसिकली U सीरीज़ ही मान के चलो, तो मैं उनको भी साइड कर देता हूँ। तो मैं H एंड HS सीरीज़ के साथ ही आगे बढ़ने वाला हूँ। एंड ये CPU मेनली थर्ड कैटेगरी वाले लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स हैं। H एंड HS सीरीज में सजेस्ट करूंगा सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए, दैट इज क्रिएटिव यूजर्स। अब दोस्तों जो CPU है वो कोर्स में भी डिवाइडेड रहता है, मतलब एक CPU जितने ज़्यादा कोर्स में डिवाइडेड रहेगा आप मान के चलो उतनी बेहतर मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वो CPU उतना बेहतर रहता है। लेकिन कोर्स भी फर्दर डिवाइडेड है परफॉर्मेंस कोर्स में एंड एफिशिएंट कोर्स में। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बहुत लोग स्किप कर देते हैं ये चीज़। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सपोज i5 का एक 12 जनरेशन CPU है, 1235U है, ये 10 कोर का CPU, लेकिन U सीरीज का ये आपकी बैटरी ज़्यादा सेव करेगा। कैसे? क्योंकि इन 10 कोर्स में से
ई कोर्स जो एफिशिएंट कोर्स हैं वो 8 होते हैं एंड सिर्फ 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेम i5 का 13 जनरेशन देखते हैं HX सीरीज में, लाइक 13450 HX, ये भी 10 कोर का ही CPU है, लेकिन इसमें अब 6 परफॉर्मेंस कोर होते हैं एंड 4 एफिशिएंट कोर्स। तो इस CPU का मेन काम है परफॉर्मेंस देना एंड आपको बैटरी बैकअप इस CPU में इतनी खास नहीं मिलेगी। और एक चीज, जब नंबर ऑफ कोर्स को आप कंपेयर करते हो तो सेम सीरीज में कंपेयर करना, मतलब U सीरीज के CPU को U सीरीज के साथ एंड H सीरीज के CPUs को H सीरीज के साथ। अब एक और चीज आपको इनमें मिल जाएगी, दैट इज क्लॉक स्पीड। ये जितनी ज्यादा उतनी आपके लिए बेहतर, लाइक 4.7 GHz, 5 GHz, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है, दैट इज सेम सीरीज के CPU को सेम सीरीज में ही कंपेयर करना। मतलब अगर 2 CPUs हैं U सीरीज के, एक की क्लॉक स्पीड है 4.7 GHz एंड दूसरे की क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz, तो जो 4.7 GHz का U सीरीज है वो दूसरे U सीरीज से बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इस चीज़ से आप क्लियर हो जाओगे। मेरे पास मान लो एक U सीरीज़ का CPU, उसमें 10 कोर हैं, और एक और CPU है मेरे पास HX सीरीज़ का, उसमें 8 कोर हैं। तो आप ये मत समझना कि U सीरीज़ में क्योंकि 12 कोर हैं और HX में 8 कोर हैं तो HX वाला भी कम परफॉर्मेंस देगा। जैसा मैंने इधर बोला है, सेम सीरीज़ में कंपेयर करना, U सीरीज़ को U सीरीज़ के CPU के साथ, HX सीरीज़ को HX सीरीज़ के CPU के साथ। सेम कॉन्सेप्ट आप H सीरीज, HX सीरीज एंड HS सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हो। अब एक थंब रूल मान के चलो, जिस CPU की मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर रहती है वो CPU एडिटिंग, AI ML के काम, डेटा एनालिसिस, इन सारे कामों में बेटर रहता है। एंड जिस CPU की सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वो जनरली वेब ब्राउजिंग, डे टू डे टास्क एंड गेमिंग के लिए बेटर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है, नोट कर लो। अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर है, वो ऑलमोस्ट सारे कामों के लिए बेटर है एक्सेप्ट फॉर गेमिंग। गेमिंग में सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप ढूंढ रहे हो एंड लेकिन आपकी जो मेन प्रायोरिटी है दैट इज़ गेमिंग, तो उस लैपटॉप में ट्राई करना एक CPU ऐसा ढूंढने के लिए, मतलब जितने भी लैपटॉप्स आप ढूंढ रहे हो उनमें, कि CPU की सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर हो। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एडिटिंग है, देन आपको ढूंढना है ऐसा लैपटॉप जिसमें मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर हो। अब दोस्तों हम सीधा आ जाते हैं GPU पे। तो यहाँ पे 2 तरह के मेनली GPU होते हैं, इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड GPU डे टू डे टास्क, छोटे मोटे एडिटिंग, छोटी मोटी ग्राफिक ओरिएंटेड काम, इनके लिए बढ़िया काम करते हैं एंड ये बैटरी भी कम कंज्यूम करते हैं। इनमें आप कंसीडर कर सकते हो इंटेल के अल्ट्रा HD, इंटेल का Iris Xe ग्राफिक एंड AMD Radeon के Vega 7, Vega 8। ये आपके डे टू डे टास्क ईजिली हैंडल कर लेंगे एंड इवन कुछ लेवल की एडिटिंग भी ये इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्लियरली बता देता हूँ, Iris Xe जो है और Vega 7, Vega 8 ये एक्चुअली में इतने अच्छे होते हैं कि एडिटिंग संभाल लेते हैं। मैंने खुद टेस्ट कर रखा है सारे ही U सीरीज़ वाले लैपटॉप्स में एंड भाई बिल्कुल एडिटिंग आराम से संभाल लेते हैं। अल्ट्रा HD भी एडिटिंग संभाल लेता है, बट Iris Xe, Vega 7, Vega 8 थोड़े बेटर संभालता है। प्लस अगर आप अल्ट्रा सीरीज में जाते हो तो इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो बेस्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है अभी इस टाइम पे। एंड भाई ये AAA टाइटल गेम्स भी हैंडल कर सकता है, बट है ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, लेकिन काफ़ी तगड़ा वाला। तो देखो, मैंने इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में से ये सिलेक्ट कर लिया अभी कि इंटेल का आर्क मैं ले लूँगा अगर मुझे मिल रहा हो अच्छे प्राइस में, क्योंकि एडिटिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है। मैंने खुद टेस्ट कर रखा है, इंटेल आर्क वाले जितने भी लैपटॉप्स आते हैं काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं, तो भाई आराम से एडिटिंग हैंडल करते हैं। AAA गेम्स हैंडल कर लेते हैं यार, तो एडिटिंग हैंडल कर ही लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 कंपनी के ही डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स दिखेंगे, AMD Radeon के एंड NVIDIA के। मैं बोलता हूँ आप NVIDIA के ही लो। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ उनमें DLSS, रे ट्रेसिंग एंड CUDA कोर्स मिल जाते हैं, जो आपको ना सिर्फ गेमिंग बट वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडर्स, इन सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। इवन AI ML के मॉडल्स को ट्रेन करने में भी ये बेटर परफॉर्म करते हैं दैन द AMD काउंटर पार्ट्स। तो हम सिर्फ NVIDIA के डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स को कंसिडर करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आप AI ML के स्टूडेंट हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लो। भले ही आप 2050 ले रहे हो क्योंकि आपका बजट एकदम टाइट है, लेकिन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लेना, ठीक है? इट विल हेल्प यू अ लॉट। 50,000 तो एटलीस्ट बजट रख कर चलना अपना। अब इन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स में हमको 3050, 4050, 5050 देखने के लिए मिल जाता है। तो ये नंबर जितना बढ़ता रहेगा उतना बेटर, मतलब 3050 से बेटर है 4050, 4050 से बेटर है 4060 या 4070 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, 4050 अभी स्वीट स्पॉट है, 3050 थोड़ा पुराना हो रहा है एंड 4050 इसलिए स्वीट स्पॉट है क्योंकि इसमें रे ट्रेसिंग बेटर है, DLSS वगैरह बेटर काम करता है, गेमिंग में एंड ग्राफिक ओरिएंटेड काम में बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा।
4050 एक्चुअली में अभी स्वीट स्पॉट पे है क्योंकि प्राइजेस कम हो चुकी हैं 4050 की काफ़ी हद तक। पहले 1 लाख से ज़्यादा के में आते थे, अब भाई 65,000 70,000 में भी आ जाते हैं 4050 वाले जितने भी हमारे GPUs हैं। तो 4050 एक्चुअली में स्वीट स्पॉट है। थोड़ा अपना बजट अगर बढ़ा सकते हो 4050 विल बी अ ग्रेट चॉइस। प्लस एक और चीज़, ये ग्राफिक कार्ड जो रहता है वो मेमोरी के साथ आता है, मतलब 4GB 2GB 6GB 8GB। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी उतना बेहतर। मतलब एक 4GB का 3050 थोड़ा कम परफॉर्मेंस देगा देन 6GB का 3050। सेम वे 4050 में भी लागू होती है एंड 5000 सीरीज में भी लागू होती है। अगर मान लो आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा देन NPU फॉर AI ML टास्क। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मान के चलो NPU का होना ज़रूरी है फॉर AI एंड ML टास्क। फिर आ जाती है एक और चीज़, दैट इज कॉल्ड TGP, टोटल ग्राफिक पावर। अब ये भी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 GPUs हैं RTX 3050, दोनों 4GB के ही GPU हैं, लेकिन एक है 75 वॉट TGP के साथ एंड दूसरा है 45 वॉट TGP के साथ। तो जो 75 वॉट TGP के साथ वाला 3050 है वो आपको बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल के देगा, बट एट द सेम टाइम कीप दिस इन माइंड, वो बैटरी बैकअप कम देगा एंड लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा गर्म भी होगा। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है ज़्यादा बेहतर आउटपुट देने के लिए। याद रखना ये चीज़, जितनी ज़्यादा TGP बढ़ती है गर्म होता ही है लैपटॉप, ठीक है। ऐसा नहीं कि थ्रॉटल करने लगेगा, ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन गर्म होगा थोड़ा एंड एट द सेम टाइम बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो जो लोग आकर बोलते हैं भाई हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए और बैटरी बैकअप भी चाहिए, नहीं होता है जनरली ऐसा, ठीक है। मोस्ट 99% ऑफ द सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। तो ग्राफिक कार्ड चूज करते टाइम मेमोरी डेफिनेटली आप कंसीडर करना एंड TGP भी आप डेफिनेटली कंसीडर करना। देखो डिस्प्ले में जाने से पहले मैं बता दूं, मैंने GPU में सिलेक्ट किया। अगर मान लो मेरे बजट से बाहर जा रही हैं चीज़ें एंड मैं कट डाउन कर सकूं GPU में, तो मैं इंटेल का आर्क ले लूँगा। और अगर नहीं मेरा बजट सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं 4050 लूँगा। 3050 को मैं ट्राई करूँगा अवॉइड करने का। अगर नहीं बन रहा है मामला तो मैं 3050 पे सेटल हो जाऊँगा। बट मेरे लिए यही 2 चीज़ें, इंटेल का आर्क लूँगा और 4050 लूँगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द डिस्प्ले पार्ट। अब देखो यहाँ पे TN पैनल्स आ जाते हैं, IPS पैनल आ जाते हैं एंड फिर हमको OLED पैनल्स भी मिलते हैं। TN पैनल्स उन लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे जो भाई डे टू डे टास्क करना चाहते हैं, बजट में टाइट है, ज़्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन मान लो आप फर्स्ट कैटेगरी में ही फॉल करते हो, मतलब प्रोडक्टिव यूजर्स में, बट आप मीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो मैं बोलूँगा यू शुड ऑलवेज गो विथ IPS डिस्प्लेस। एंड इवन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप 100% sRGB कलर एक्यूरेसी वाले IPS डिस्प्ले भी कंसिडर कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप चाहे कोई भी पैनल लो, TN, IPS या OLED, फुल HD रेजोल्यूशन एटलीस्ट होनी ही चाहिए। अब अगर मान लो आप दूसरे कैटेगरी वाले इंसान हो, मतलब क्रिएटिव यूज़र, तो आपको TN पैनल से बहुत दूर रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ IPS या OLED पैनल्स लेनी है। एंड अगर आप IPS पैनल भी लेते हो तो उसमें मेरा सजेशन रहेगा 100% sRGB वाला पैनल लेना है आपको, ठीक है। मतलब मेरे को IPS और OLED पैनल ही लेनी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके, 100% sRGB हो तो बढ़िया रहेगा अगर मैं IPS डिस्प्ले ले रहा हूँ। अगर आप तीसरी कैटेगरी में फॉल करते हो, मतलब परफॉर्मेंस यूजर्स, तो आपको मोस्टली हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले लेने चाहिए, लाइक 144 हर्ट्ज या फिर 265 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज ऐसे डिस्प्ले, एंड उनका रेस्पॉन्स टाइम भी कम होना चाहिए। नाउ गाइस लेट्स मूव टू रैम। अब 8GB की रैम है, 32GB की रैम है, 16GB की रैम है। ये नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर, लेकिन देयर इज अ कैच। DDR4 रैम्स आती हैं, DDR5 रैम्स आती हैं। DDR5 रैम्स DDR4 रैम से बेटर है एंड सेम वे LPDDR4 रैम्स आती हैं एंड LPDDR5 या फिर LPDDR5X रैम्स आती हैं। तो ये जो LPDDR5X एंड LPDDR5 रैम्स हैं, ये LPDDR4 से बेहतर काम करती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, LP का मतलब होता है लो पावर्ड। बेसिकली ये पावर कम कंज्यूम करती हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देती हैं, लेकिन ये सोल्डर्ड रहती हैं मदरबोर्ड से, मतलब इनको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा कि भाई क्योंकि मैं क्रिएटिव यूज़र हूँ, मुझे ऐसा हो सकता है कि आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़े, तब मुझे रैम ज़्यादा चाहिए होगी, तो अपग्रेड वाला जो ऑप्शन है वो मुझे ओपन रखना पड़ेगा। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे DDR वाले रैम्स लेने और LPDDR वाले नहीं लेने, क्योंकि LPDDR वाले जैसा कि मैंने बताया मदरबोर्ड में सोल्डर्ड रहते हैं, आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो देखो, अगर आपको लग रहा है आप फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हो, देन मैं बोलूँगा आप DDR वाले रैम्स लो, वो फास्ट भी होती हैं और ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करती हैं, थोड़ी शायद महंगी भी आती हैं। तो इसलिए मैं तो मान के चलूँगा कि अपग्रेड करूँगा मैं। कर सकते हो फ्यूचर में।
अगर इनको मैं कंपेयर करूँ DDR4 रैम से, DDR4 रैम्स इनसे बेटर परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा बैटरी भी खाती हैं एंड ये सोल्डर्ड नहीं रहती हैं जनरली, तो इनको आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। और एक और चीज़, मान लो DDR4 रैम्स हैं 8 GB की 2, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा वाला लेना है, तो मेगाहर्ट्ज़ कंपेयर कर लेना, जिसकी मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा रहेगी वो बेहतर। लाइक सपोज एक रैम की मेगाहर्ट्ज़ 2600 है एंड दूसरे की 3200 है, तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला बेटर परफॉर्म करेगा। तो मेगाहर्ट्ज़ जितना ज़्यादा उतना आप लोगों के लिए बेहतर। ओके तो रैम में मैंने डिसाइड किया कि DDR सीरीज़ का रैम लूँगा। अब DDR4 से बेहतर है DDR5, तो मैंने DDR5 सिलेक्ट किया है, दैट टू एटलीस्ट 16 GB। इतनी तो मुझे चाहिए ही कि मेरे को एडिटिंग करनी है एंड फ्यूचर में मैं इसको अपग्रेड भी कर पाऊँ। नाउ लेट्स मूव टू SSDs। अब देखो SSD में Gen 3, Gen 4, Gen 5 आती है एंड SSD की एक और कैटेगरी है SATA SSD एंड NVMe SSD। SATA SSD हम इग्नोर मारेंगे और हार्ड ड्राइव्स तो गलती से भी मत लेना, हमको सिर्फ SSD पे फोकस करना है, दैट टू NVMe SSD पे। अब NVMe SSD में आप देख सकते हो Gen 3, Gen 4, Gen 5। Gen 3 से Gen 4 बेटर है, Gen 4 से Gen 5 बेटर है, Gen 5 बेस्ट है बट महंगी आती है, Gen 4 स्वीट स्पॉट है। Gen 3 भी कंसीडर कर सकते हो बट मेरी सजेशन रहेगी Gen 4 लेना। SSD में जैसे आए तो हमने NVMe SSD सिलेक्ट किया एंड एट द सेम टाइम Gen 4 सिलेक्ट किया। Gen 4 नहीं मिलता है अगर मैं Gen 3 में चले जाऊंगा, बट Gen 5 बहुत कॉस्टली है तो उसको मैं अभी आउट ऑफ बजट ही मान के चल रहा हूँ, बट Gen 4 मेरे लिए रहेगा स्वीट स्पॉट। ठीक, अब देखो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कैटेगरी में देखूँ तो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव 2 कैटेगरीज में फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं क्रिएटिव पे ही स्विच कर जाऊँगा और उसके बेसिस पे जो CPU है एटलीस्ट 12 Gen होना चाहिए अगर मैं इंटेल के सीरीज़ में देख रहा हूँ, और अगर अल्ट्रा में देख रहा हूँ तो सीरीज़ 1 तो होना ही चाहिए। फाइन। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं कौन से अल्फ़ाबेट्स देख रहा हूँ एकदम एंड में, जिसको हम सफिक्स भी बोलते हैं, तो मैं HS एंड H देख रहा हूँ। HX को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद एक चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी बेहतर मुझे मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं मेनली एडिटिंग के लिए ही लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं मान लो अल्ट्रा सीरीज़ में जाता हूँ तो मैं इंटेल का R ग्राफिक कार्ड चूज़ करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में जाऊंगा तो 4050 मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर वो नहीं मिलता है तब मैं 3050 पे आऊँगा। ठीक है, फिर एटलीस्ट 4 GB की तो VRAM होनी चाहिए एंड TGP शुड बी एटलीस्ट 60 वाट TGP, इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं मिलती है तो 45 वाट भी चलेगी मुझे, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 वाट की TGP होनी चाहिए। डिस्प्ले IPS या OLED होना चाहिए। IPS अगर होता है तो मेरे को 100% sRGB देखनी चाहिए। और अगर मैं सीधा फिर रैम पे आ जाऊं तो रैम में देखो मैं DDR सीरीज़ का रैम ले रहा हूँ, LPDDR का नहीं, क्योंकि LPDDR को मैं फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा एंड हमको भाई एज एन एडिटर चाहिए होता है कि हम भाई एक रैम ऐसा लें जिसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सकें। तो यहाँ DDR5 रैम लूँगा मैं एंड दैट टू एटलीस्ट 16 GB का। एंड SSD में NVMe SSD लेनी है Gen 4। Gen 4 नहीं मिलता है तो Gen 3 पे स्विच करूँगा। अब इसके बेसिस पे लेट्स फाइंड द बेस्ट लैपटॉप। मैंने यहाँ पे सर्च किया है सबसे पहले Acer Nitro Ryzen में, क्योंकि इस बजट में मेरे को यही सही लग रहा था। तो इसमें अभी 2 वेरिएंट्स दिखे हैं, एक Ryzen 5 वाला दिखा है 6600H, अच्छा CPU है ये, टू बी ऑनेस्ट अभी भी खरीद सकते हो, और 4050 के साथ आ रहा है एंड 65,000 के अंदर, विच इज़ अ गुड डील। और दूसरा है ये Ryzen 7 का 7735HS। ठीक है, एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि भाई देखो, एक तो ये 72,990 में, मतलब इस पर डिस्काउंट वगैरह लग के ये 65,000 के आसपास में हो जाना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको 4050 मिलता है 6 GB का, 70 to 75 वाट TGP है इसकी, और इसी के साथ साथ 16 GB की रैम है DDR5 की। और इसके अगर मैं मेगा ट्रांसफ़र स्पीड देखूँ तो 4800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड है, और इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं 32 GB तक। तो मेरे लिए तो परफेक्ट फिट है। और IPS डिस्प्ले है, बट ये 62% sRGB वाली है, 100% sRGB नहीं है। ठीक है, चलेगा मुझे, मेरे को मेन परफॉर्मेंस पे ध्यान है। एंड दूसरी चीज़ इसमें मैं अगर देखूँ तो 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, PCI Gen 4 SSD। तो SSD का मामला तो सॉर्टेड है, प्लस अपग्रेड कर सकते हो उसमें 2 TB तक, मामला सेट है। ये लैपटॉप मुझे काफ़ी पसंद आया है। एंड इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो Asus का टफ गेमिंग है एक, और है Lenovo का LOQ। Lenovo का जो LOQ आ रहा है वो Ryzen 7 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, Ryzen 7 7435HS, क्योंकि वो HS सीरीज़ का HX सीरीज़ भी
भी काफ़ी बढ़िया है, बट मेरे लिए ओवरकिल हो जाएगा वो। तो Ryzen 7 बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वाला Ryzen 7 बेटर है एट द सेम टाइम, और उसमें 4050 इस वाले 4050 से बेटर है क्योंकि उसमें TGP ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन मुझे मालूम है कि जो एडिटिंग है उसके लिए भाई CPU का बेटर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे CPU को देंगे। तो मैं इस वाले CPU के साथ जाऊँगा Ryzen 7 के, क्योंकि ये बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा देन 7435HS, एंड थोड़ी सी TGP कम है भले ही 4050 में, बट स्टिल भाई परफॉर्मेंस निकाल देगा एडिटिंग के लिए। तो ये लैपटॉप मैं चूज़ करूँगा, प्लस ये 10-11 हज़ार मुझे सस्ता भी मिल रहा है दैन LOQ। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आपका कौन सा लैपटॉप निकल कर आ रहा है वो भी बताना। मैंने ऑलरेडी बहुत अमेजिंग लैपटॉप्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स दे रखे हैं, टैग भी कर रखा है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, एंड हाइप भी जरूर कर लेना प्लीज़, इट विल मेक माई डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।